हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 20 जनवरी का डेली न्यूज एनालिसिस हम शुरू करते हैं एक पिक्चर के साथ। पिक्चर ऑफ द वीक है ये, द हिंदू से मुझे मिली है, जिसमें आप देखेंगे कुछ साइंटिस्ट यहाँ खड़े हैं। तो इनको यहाँ एक मीटेरॉइड्स मतलब उल्का पिंड दिखाई दिए हैं। और ये कहाँ पर है, ये इसका वेट है 7.6 किलोग्राम का, और ये डेप्थ ऑफ अंटार्कटिक ब्लू आइस में इसको ये मिला है। और एन एरिया विद स्ट्रॉन्ग विंड्स वेयर द ग्लेशियर्स गेट एब्लेटेड। और यहाँ ये इलाका बहुत ठंडा इलाका है और बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ से हट चुके हैं, हटते हैं। और आप देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग विंड्स यहाँ पर जो है का इलाका है ये अंटार्कटिका ब्लू ब्लू आइस का। और दे बिलीव दैट 7.6 kg meteoroid belongs to the oldest material that can be found on earth। और ये बहुत ही पुराने जो है मटेरियल से बना हुआ ये उल्का पिंड है। ठीक है, तो ये एक तो हमारे पास एक पिक्चर दिख रही है मुझे, हमें यहाँ पर। और आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब हमें यूपीएससी के एस्पेक्ट से ये देखना है कि इसकी मीनिंग क्या है। सो मीटरॉइड की मीनिंग क्या होती है, जो प्री में भी इंपॉर्टेंट बन सकता है और इम्पोर्टेंट आई थिंक ये पूछा भी गया है। सो इन सिंपलेस्ट टर्म्स, अ मीटरॉइड इज अ रॉक दैट फॉल टू द अर्थ फ्रॉम स्पेस। स्पेस से आने वाला एक पत्थर। मीटरॉइड्स आर रॉक, ये क्या होते हैं, पत्थर होते हैं। और या फिर बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े और जो होते हैं रॉक, बट दे आर नॉट लाइक अर्थ रॉक। लेकिन पृथ्वी के जो पत्थर या टुकड़े हैं उनकी उनकी जैसा नहीं है। मोस्ट आर फार ओल्डर, बहुत पुराने हैं। एंड दे प्रोवाइड सम ऑफ द ओनली सैंपल्स वी हैव ऑफ अदर वर्ल्ड। और दूसरे दुनिया के जो सैंपल्स हमें इससे मिलते हैं। सम ऑफ द ओनली सैंपल, सिर्फ उन्हीं सैंपल से हमको पता चल सकता है। अदर प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड पॉसिबली कॉमेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो कॉमेट्स के बारे में, दूसरी दुनिया के बारे में हमें इनके सैंपल से पता चल सकता है। नाउ कुछ देख लेते हैं जो यूपीएससी में पहले पूछा भी गया है प्री में। जब आप देखेंगे कि अर्थ की सरफेस है, तो यहाँ पे अर्थ की सरफेस तक आने वाले मीटरॉइड, उसके बाद मेटेओर, उसके बाद मेटेरॉइड और एस्टेरॉइड और कॉमेट। मतलब इन सब में फर्क हमको पता होना जरूरी है। पिक्चर मैंने इसीलिए ऐड करी है सो दैट कि आप इसे गो थ्रू कर ले, क्वेश्चन बन सकते हैं। सो meteoroid के बारे में, if a meteoroid doesn't entirely burn up, a piece of space rock that lands on earth is called meteoroid। जब वो पूरी तरह से जल नहीं पाता और पृथ्वी की सतह पे आके गिरता है तो वो कहलाता है meteoroid। उसके बाद meteor का मतलब होता है the streak of light seen when a space rock enters the atmosphere। जैसे ही वो पृथ्वी की सतह पे आता है तो उसके जो वहां के जो एनवायरमेंट से टच होते ही, उसको फॉलिंग स्टार भी कहते हैं। सो फॉलिंग स्टार मतलब हमारे सतह पे जो हमारा स्ट्रेटोस्फियर है, जो हमारा जो सेकंड लेयर है, फर्स्ट लेयर है हमारे हमारे पृथ्वी की, उससे टकराते ही वो जलने लग जाता है। और इसको कहते हैं मीटोर। ठीक है, उसके बाद मीटरॉइड का मतलब हुआ स्पेस रॉक दैट बिगर देन अ डस्ट ग्रेन बट स्मॉलर देन अ एस्टेरॉइड। जो एस्टेरॉइड से छोटा है, देखिए साइज बड़े होते चले जाते हैं जैसे जैसे वो हमारी सरफेस पे आके टकराएंगे। तो डिपेंड करता है कि उनका साइज क्या है और कैसे कैसे हमारी ऑक्सीजन लेयर से टकराते ही वो जलने लग जाते हैं। सो मेट्रॉइड जो है वो एस्टेरॉइड से छोटा एक पत्थर का ही टुकड़ा मान लीजिए। अ स्पेस रॉक दैट इज बिगर देन डस्ट ग्रेन बट स्मॉलर देन एस्टेरॉइड। इफ इट स्ट्राइक्स अर्थ इट मीन्स अ मीटरॉइड। और अगर वो पृथ्वी से टकराता है हमारी उससे, तो ये मीटरॉइड बनेगा। अदरवाइज वो यहीं घूमता भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सारे आकर पृथ्वी पे गिरे और टकराएं। तो मीटोर को कहते हैं फॉलिंग स्टार। हमने समझा ये जब जैसे ही हमारी सतह से टच होता है ऑक्सीजन यहाँ पा करके, और जैसे ही वो हमारी ऊपर की लेयर से टच होता है वैसे ही जलने लग जाता है। एस्ट्रॉइड और रॉक इन ऑर्बिट जनरली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और एस्ट्रॉइड जो होते हैं वो जो पत्थर हैं ऑर्बिट कहाँ पे रहते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में मूव करते रहते हैं। समटाइम्स एस्ट्रॉइड्स गेट बाउंस्ड टूवर्ड्स अर्थ। और कभी कभी ये पृथ्वी पे आके पृथ्वी की तरफ बाउंस कर जाते हैं। और इनका साइज काफी बड़ा होता है, तो ये खतरनाक भी है। और ये मीटरॉइड और मीटोर, तो इनका साइज उतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन हाँ क्योंकि हमें दूसरी दुनिया के बारे में खबर दे सकते हैं और ये ओनली सैंपल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और कॉमेट, अ चंक ऑफ आइस, ध्यान दीजिएगा कॉमेट क्या होता है, अ चंक ऑफ आइस एंड रॉक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द आउटर सोलर सिस्टम ऑफन अकम्पेन्ड बाय अ कोमा एंड टेल। इसकी एक पूंछ भी होती है, देखिए कोमा एंड टेल। और ये थोड़ा सा क्या होता है, आइस एंड रॉक, इसमें बर्फ भी होती है और मिट्टी का कॉम्बिनेशन होता है।
ठीक है। सो ये इतने सारे टाइप्स नहीं पूछे जाएंगे, बट द पॉइंट इज कि आपको पता होना चाहिए इनमें क्या बेसिक फर्क क्या होता है। जैसे उल्का पिंड क्या है, धूमकेतु क्या है, और क्षुद्र, हिंदी बोलो क्षुद्र तारा क्या है, जैसे फॉलिंग स्टार क्या है, उसका दूसरा नाम मीटियोर है। तो समझ लीजिए जो इफ मीटियोर, जो ये मीटियोर है अगर हमारी पृथ्वी पे आके गिरता है तो मीटेरॉइड बनता है, उसका नाम बदल गया बस, और इंटायरली बर्न अप, पूरी तरीके से जल चुका है। और यहाँ पे देखिए जल रहा है तो पूरी तरीके से जला हुआ नहीं है, और जैसे ही पृथ्वी की सतह पे गिरेगा आगे वो खत्म हो जाएगा। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि इससे हमें दूसरी दुनिया के बारे में पता चलता है, जो इस पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ऑल्दो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, इफ यू गाइज आर करेक्ट, अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ऑल्दो मुझे मिली हिंदू से ही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ एनिमेटेड पिक्चर है। अगर आप देखो कि ये लोग वाकई यहाँ खड़े हैं क्या इस जगह पर, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपको ये बात लगती है तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ये कोई प्रिपरेशन का पार्ट नहीं है, आई एम जस्ट क्यूरियस। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे लोग खड़े ही नहीं है, ये पिक्चर जैसे मॉफ की गई है, कहीं और की पिक्चर को कहीं और ऐड किया गया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखिए इस यहाँ पे जो ये जो इनकी जैसे स्लेज कार जो होती है, वो भी लग रहा है ऐसे प्लॉट की गई है, मे बी। ओके, ऑलराइट। सो अब नेक्स्ट न्यूज है हमारी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो ट्यूसडे को रन हुई यूके के चैनल्स पे। उस पे ऊपर एक आर्टिकल है हिंदू में भी और टाइम्स ऑफ इंडिया में भी, जिसमें जो गुजरात राइट्स को लेकर के एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उसको चलाया जा रहा है। तो हमारे हमारे स्पोक्स पर्सन है एमईए के अरिंदम बागची, काफी एक्टिव स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने कहा है कि लेट मी जस्ट मेक इट वेरी क्लियर दैट वी थिंक इट इज अ प्रोपोगेंडा पीस डिजाइन टू पुश अ पर्टिकुलर डिस्क्रेडिटेड नैरेटिव। ठीक है। तो और ऋषि सुनाक ने भी कहा है कि मुझे इस बात से कोई राब्ता नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी अच्छे बंदे के ऊपर एक क्वेश्चन उठाने वाली बात है। तो हमारे प्रधानमंत्री गुजरात चीफ मिनिस्टर ड्यूरेशन के टाइम जो गुजरात दंगे हुए, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, और उसके लिए ये आर्टिकल दोनों है। ऑल्दो इस पे हमारे यूपीएससी के लेवल से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम जैसे मैं कहती हूँ किसी पार्टी के अगेंस्ट, किसी मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई केस या कोई भी आर्टिकल आता है तो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बट ये फ्रंट पेज पे है तो समझना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है आज की, कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम फर्म ऑन अपॉइंटिंग गे लॉयर्स एज हाई कोर्ट जज। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की जो बहस है केंद्र सरकार के साथ कि कॉलेजियम को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वो एक हाई कोर्ट के जो लॉयर हैं जो गे हैं उनकी जज बनने की, अपॉइंट करने के बारे में बिल्कुल अडिग हो गया है। जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ नाम पहले सजेस्ट किए गए थे कि जिनको कॉलेजियम में डालना था, और वो लिस्टिंग पोस्टपोन हो रही, सरकार उसको पोस्टपोन करे जा रही थी, क्योंकि उनका मानना था कि कॉलेज सिस्टम को पहले आना चाहिए, फिर हम लिस्टिंग को अप्रूव करेंगे। इस पे कई बार आर्टिकल आ चुका है कि वो लिस्ट कहाँ गई, वो लिस्ट क्यों पोस्टपोन की जा रही है। तो ऐसे ही कुछ नाम उसमें दिए हुए हैं, जिसकी वजह से कभी सेंटर उस पर अग्री नहीं कर रहा है, कभी कोई बात सुप्रीम कोर्ट अग्री नहीं कर रहा है। पर फिलहाल के लिए गवर्नमेंट हैड ऑब्जेक्टेड टू द प्रपोजल साइटिंग Kirpal's relationship with Swiss national and possibility of bias because of his advocacy for LGBTQ rights। तो वो कह रहे हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट है मिस्टर सौरभ कृपाल का, वो सही नहीं है, क्योंकि वो गे हैं और उनका जो हो सकता है कि वो LGBTQ राइट्स को लेके बायस हो जाएं। तो ये उनका फ्रंट है। तो फाइल पेंडिंग है इनकी इन रेयर डिसीजन द 3-member सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऑन थर्सडे रिवील द फुल एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शन टू सौरभ कृपाल्स अपॉइंटमेंट, अ लुक एट हिज फाइल। तो कुछ टाइमलाइन दिखाई जा रही है कि अक्टूबर 13 को कृपाल वॉज यूनानिमसली रिकमेंडेड फॉर जजशिप बाय द दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम। दिल्ली हाई कोर्ट से डायरेक्टली उनको प्रमोट या सजेस्ट किया गया था कॉलेजियम के लिए जज एज ए जज। दिस वॉज अप्रूव बाय सुप्रीम कोर्ट कॉलेज। सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मसला बन जरूर गया है, पर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये उनका कि किसी को अपॉइंट करना इस बात पे निर्भर करे कि वो गे है या नहीं है। और नवंबर 25 को क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रेफर्स द फाइल बैक टू द एससी कॉलेजियम टू फॉर रिकंसिडरेशन। और 25 नवंबर की ये बात है। ये कुछ नाम पहले भी लिस्ट में आए थे जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया था, और अभी भी ऑब्जेक्शन की जो फाइल लिस्टिंग है वो सुप्रीम कोर्ट दिखा रहा है। Now, the Supreme Court Collegium on Thursday stood firm by its resolve to have the government appoint openly gay lawyer Saurabh Kirpal as Delhi High Court judge. ठीक है।
saying every individual is entitled to maintain their own dignity and individuality based on sexual orientation। तो ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं अगर देखा जाए लॉ के हिसाब से, बट फिर भी तो वो कह रहे हैं कि दिल्ली कोर्ट के हाई कोर्ट जज के रूप में उनको अपॉइंट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल अड़ा हुआ है, अड़ गया है कहना चाहिए। और जैसा कि पहले भी ये बातें आ रही थी, कुछ नाम पेंडिंग है। और आपको याद जैसा कि याद होना चाहिए कि कॉलेजियल सिस्टम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, दिल्ली बाकी हाई कोर्ट्स के लिए भी है। तो उस केस में इसको अप्रूव किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ उन्होंने पूरा का पूरा ऑब्जेक्शन लिस्ट पब्लिश किया है। पब्लिश द फुल एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्शन फॉर मिस्टर कृपाल। द कॉलेजियम रेफर टू लेटर्स फ्रॉम रिसर्च एंड जो कॉलेजियम ने रेफर किया जो रॉ है, रिसर्च एनालिसिस विंग रॉ का जो फॉरवर्डेड बाय गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किए गए लेटर्स को उन्होंने रेफर किया। बताया कि इन्होंने उनके जो रिलेशनशिप है, उनके जो अपने पर्सनल रिलेशनशिप है मिस्टर कृपाल के, उसके बारे में उन्होंने कुछ चीजें उसमें मेंशन करी है कि गवर्नमेंट इसको अपोज कर रही है। ओके, नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड राइट, वो कह रहे हैं कि संविधान भी इसको रिकॉग्नाइज करता है उनके राइट को। दैट मिस्टर कृपाल वुड बी इंडियाज फर्स्ट ओपनली गे जज इन अ हाई कोर्ट इफ अपॉइंटेड। And the collegium, however, added a line that it may have been advisable for the candidate Mr. Kripal not to speak to the press about his prolonged appointment process, और उसके बारे में वो मीडिया को ना बात करे। और साथ ही साथ मिस्टर कृपाल्स नेम वाज रिकमेंडेड 5 years ago बाय दिल्ली हाई कोर्ट कॉलेजियम। तो ये एक कहानी है, देखते हैं इस पे क्या टर्न आता है। अभी ये फिलहाल तो एक मुद्दा बन गया है। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही, जिसपे उन्होंने एक और दो लॉयर्स के स्टेप को सपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पे सेक्शन 9(1)(a) को फ्रीडम ऑफ स्पीच को उन्होंने हाईलाइट किया। और मुद्दा क्या था कि उसके कि एक लॉयर है मिस्टर आर जॉन सत्यान, ओके, और जो मद्रास हाई कोर्ट के लॉयर है, मियरली बिकॉज द गवर्नमेंट रिसीव द इंटेलिजेंस, उनके लिए इंटेलिजेंस के द्वारा जो रिपोर्ट मिलती गवर्नमेंट को, report that he had shared a web portal's article critical of Prime Minister Narendra Modi and another regarding the death of a medical aspirant who was unable to clear NEET। तो उसको कहा गया था पॉलिटिकल बिट्रेयल। उन्होंने कहा था कि जो सिचुएशन है जिसमें नीट के जो बच्चे हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसमें से एक स्टूडेंट की डेथ होने पर उन्होंने एक आर्टिकल शेयर किया था और उन्होंने पॉलिटिकल बिट्रेयल शब्द को यूज किया। और ऐसा लगता है कि वो क्रिटिकल था प्रधानमंत्री के पोजीशन के एस्पेक्ट से या उनकी गवर्नमेंट के एस्पेक्ट से, तो उसको उन्होंने सपोर्ट किया है। और उस केस में उन्होंने कहा कि अपनी बात को कहना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत वाजिब है। और उन्होंने कहा कि बैक राइट टू फ्री स्पीच ऑफ 2 लॉयर्स अप फॉर जजशिप, और जजशिप के लिए उनका नाम आगे उन्होंने लाया। तो अब देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो अब ये कॉलेजियम की जो लड़ाई है वो खुल रही है धीरे धीरे। अगर आप समझें, अभी मिस्टर किरण रिजिजू ने फिर से कहा है, लॉ मिनिस्टर ने, कि नहीं, कॉलेजियम सिस्टम अपनी जगह रहेगा। पहले वो उन्होंने लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट को और कहा था कि हमारे कुछ नाम है उनको जोड़िए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उन सारी चीजों को धीमे धीमे खोल रहा है कि किसका नाम रिजेक्ट किया गया, किसको नहीं रखा गया। सरकार की चीजें वो धीमे धीमे ओपन कर रहे हैं कि क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक लड़ाई बंद थी, अब खुल के आ रही है। नाउ अब उसके साथ ही साथ अभी जो ये मुद्दा है ना फ्री स्पीच का, इसके साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं 2 लॉयर्स अप फॉर जजशिप। सो कॉलेजियम रिफ्यूजेस टू ड्रॉप द नेम ऑफ मिस्टर आर जॉन सत्यान एंड सोमेश्वर सुदर्शन। It also reiterates the name of advocates Amitesh Banerjee and Sakya Sen for Calcutta High Court judgeship. So Calcutta High Court के जजशिप के लिए इन दोनों नाम को रिजेक्ट कर दिया गया था सरकार के द्वारा और वापस उनको डाल दिया गया है। और मतलब सपोर्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। On Bombay High Court, Advocate Someshwar Sudarshan, the government had deduced that he was a highly biased, opinionated पर्सन फ्रॉम ए सोशल मीडिया पोस्ट। उनकी मीडिया पोस्ट से सरकार ने उनका नाम हटाया था कि वो काफी बायस्ड एडवोकेट है और उनको कलकत्ता हाई कोर्ट का जज नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए, उन्होंने नाम के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली है कि उन्होंने डिटेल भी दिया है कि एक्चुअली क्या मुद्दा था और सरकार ने क्यों उनके नाम रिजेक्ट किए। All citizens have the right to free speech and expression under Article 19(1)(a) of the Constitution. Expression of view by a candidate does not disentitle him to hold a constitutional office so long as the person proposed for judgeship is a person of competence, merit and integrity. तो मतलब अगर कोई अपनी बात को सोशल मीडिया पे बोलता है, कहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा जजशिप नहीं कर सकता या जज बनने के काबिल नहीं है।
तो यहाँ पे ये चीज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया दो लॉयर्स को, यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए, और देखिए जो पहला आर्टिकल था वो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को कहा है। तो दोनों बातें खुल के सामने आ गई हैं। आर्टिकल है जो मिस्टर किरण रिजिजू जो है लॉ मिनिस्टर, उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, कॉलेजियन सिस्टम अब कंटिन्यू करेगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है। अगर आप देखें कि उन्होंने जो लेटर लिखा था उसके हिसाब से जो कॉलेजियन सिस्टम बदलने वाला तो है नहीं फिलहाल, जिस हिसाब से उनका फ्रंट है सुप्रीम कोर्ट का। बट व्हाट ही सेड इज that Union Law Minister Kiren Rijiju on Thursday said the collegiate system of appointment of judges to the Supreme Court and the High Courts will prevail in the absence of alternative mechanism। मतलब कोई और मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए ये अपनी जगह पे रहेगा। एंड लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने उन्होंने काफी अटैक किया जुडिशरी को लेकर के, तो उसको बैलेंस करने के लिए आई थिंक ये बात कही गई है। पर फिर भी अभी आप देखिए 2024 में हमारे जनरल इलेक्शन है, तो उसके पहले कोई बहुत बड़ा स्टेप लेना जुडिशरी को लेके इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो उसको बैलेंस करने के लिए स्टेटमेंट ले सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें किसी भी पॉलिटिकल फ्रंट को नहीं लेना है। जो ये सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया है उसको ले सकते हैं। 19(1)(a) का जो एक्सप्रेशन है जहां पे वो कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबका अधिकार है, तो यस वो है, और उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट भी करता है, चाहे वो जज गे हो या ना हो। और किसी भी सूरत में अपने बात को आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो। जब वो जज को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवोकेट को सपोर्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, तो उसको हमें भी उस यूपीएससी के एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे GS1 के पेपर में, GS2 के पेपर, ठीक है, स्पेशली GS2 को कवरेज वो देता है ना। आगे की बात अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक और स्टेप जो अभी फिलहाल न्यूज में चल रहा था, इसके ऊपर मैंने एक अलग स्टडी करी भी है, मैंने पोस्ट भी किया अपने चैनल पे, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस स्टे ऑर्डर्स गूगल टू फॉलो CCI रूलिंग। ध्यान दीजिएगा कि पहले एनक्लैट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा था कि आप 10% ऑफ अपनी पेनल्टी का पे कर दीजिए, सो दैट कि अभी की जो आपका प्रोसीडिंग है वो हॉल्ट ना हो, चलती रहे। पर कोर्ट ने कहा नहीं, हम तो नहीं मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट सॉरी गूगल ने कहा कि हम नहीं मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिफ्यूज कर दिया टू स्टे CCI 1338 करोड़ फाइन ऑन गूगल। मतलब 1338 करोड़ का जो पेनल्टी थी, जो फाइन लगाया था CCI ने, उसको चैलेंज करके उन्होंने उस एनक्लैट गए। उसके बाद वहां पे उन्होंने कहा कि इसका 10% आप दे दीजिए, तो वो नहीं माने। अब फिलहाल उन्होंने कहा है कि CCI रूलिंग जो है उसको हम निगेट नहीं कर सकते, और आप जो है उसका जो अमाउंट 10% जो लास्ट ट्राइब्यूनल ने बोला था उसको आप फॉलो करिए, जिसमें उन्होंने कहा था गूगल टू डिपॉजिट 10% ऑफ द पेनल्टी विद इन अ वीक एंड ऑर्डर दैट एंड डिपोजिशन ऑफ द अमाउंट। तो ध्यान दीजिएगा ये जो लास्ट रूलिंग थी वहीं पे स्टे करेगा। सो इट इम्पोज्ड 1337.76 करोड़ फाइन ऑन कंपनी। CCI also asked Google to cease and desist from various unfair business practices। unfair business practices क्या है, वो क्या कर रहे थे, पूरा केस स्टडी है, मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए उनको जो लास्ट ऑर्डर है उसके ऊपर स्टेक करना पड़ेगा और इसका 10% डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ ये नेक्स्ट न्यूज है हाई कोर्ट की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांट बार चाइल्ड फ्रॉम बोर्ड ओवर फीस। उन्होंने कहा अगर कोई बच्चा अपनी फीस डिपॉजिट नहीं कर सकता है तो इसका मतलब है कि आप उसको एग्जाम में बैठने नहीं दोगे। ये उसके आर्टिकल 21 का हनन है। यहाँ पर चाइल्ड एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 चाइल्ड एज गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा कि आर्टिकल 21 के हिसाब से और आर्टिकल 21A के हिसाब से, जहां पे राइट टू एजुकेशन एक अधिकार है, उस केस में आप किसी बच्चे को बिना फीस के डिपॉजिट हुए या फीस ना डिपॉजिट होने पे उसको रोक नहीं सकते हैं। However, the court also stated that a private unaided school cannot be forced to continue with a child who is unable to pay fees if the admission is in the general quota। जनरल कोटा की बात हो रही है, एंड नॉट अंडर द EWS। अगर वो EWS में नहीं है या कोई डिसएडवांटेज ग्रुप नहीं है, तो उस केस पे अगर स्कूल चाहे तो क्वेश्चन कर सकता है और डिसकंटिन्यू कर सकता है उस बच्चे के साथ, अगर वो जनरल कोटे में है या केपेबल है फीस भरने के लिए। बट अगर वो डिसएडवांटेज ग्रुप में है, EWS स्कीम में आता है, तो उस केस में आप उसको नहीं रोक सकते। ये आर्टिकल 21A का हनन है या वायलेशन है। ठीक है, तो ये हाईकोर्ट का जो ये स्टेटमेंट था। अ चाइल्ड कैन नॉट बी मेड टू सफर एंड नॉट बी अलाउड टू अटेंड क्लासेस और बार्ड फ्रॉम द टेकिंग एग्जामिनेशंस
in the middle of an academic session on the ground of non-payment of fees. Education is a foundation which shapes the future of a child and which in turn shapes the future of the society in general. ठीक है, तो इसको आप अपने GS2 के एस्पेक्ट से इसको इसको आप ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन वाले क्वेश्चंस में जहां मेन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वहां इस आर्टिकल को आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लास्ट आर्टिकल था सुप्रीम कोर्ट का ये वाला, इसको आप कंपनीज से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं मेंस में जीएस3 के एस्पेक्ट से उसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीसीआई की रूलिंग है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद एनक्लैड की रूलिंग है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। तो ये एक हायरार्की है जिसको मैंने डिस्कस किया है, तो ये आपके जीएस3 में काम आएगा। और जो ये कॉलेजियम का तो है जो जीएस2 के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप उसमें जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे ऐड करते चलिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा जो एक न्यूज आजकल चल रही है, काफी फेमस है, अभी इस पे ये न्यूज अपने आप को इवॉल्व करेगी। फिलहाल के लिए अ डे आफ्टर टॉप इंडियन रेसलर जो है, जिनका नाम इधर मेंशन, आई एम सॉरी, what is the name? Okay. A day after top Indian wrestler accused Wrestling Federation of India (WFI) President Brij Bhushan Sharan Singh of sexual exploitation of young athletes at the Women National Camp Olympic bronze medalist Bajrang Punia on Thursday. So जो ये मिस्टर ब्रिज भूषण शरण सिंह है, इनको सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर जो रेसलर्स हैं उन्होंने एलिगेट किया है, उसके ऊपर न्यूज चल रही है आजकल, और इसका एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है। क्योंकि ये एक लंबी बहस है, काफी कभी न्यूज में आती, कभी न्यूज में नहीं आती है, तो विमेन एम्पावरमेंट वाले सेक्शन में इसको, या सोशल इश्यूज वाले सेक्शन में इसको हम कवर करेंगे, क्योंकि ये न्यूज आज एक बहुत ही छोटे पोर्शन में आई है हिंदू में, पर इस पे आर्टिकल आएगा तो उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं ओलंपिक कमीशन, सॉरी, ये हमारे रेसलिंग फेडरेशन में, साथ ही साथ हमारे और भी कई सारे ऐसे फेडरेशन हैं, एसोसिएशन हैं, जहां पे ये सेक्सुअल हरासमेंट की चीजें होती रहती हैं, मेल फीमेल दोनों के साथ। उस केस में ये अभी इवॉल्व करेगी न्यूज, फिर हम और उसको समझेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अभी लेटेस्ट नेपाल क्रैश हुआ था, उसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है ऑफ कोर्स, साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें मीडिया में चल रही हैं जिसको लेकर के ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसमें कहा जा रहा है कि जो प्लेन था उसमें उसने विंग फ्लैप्स को नहीं खोला, जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ। विंग फ्लैप्स नहीं खोल पाया और वो क्रैश कर गया, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये आर्टिकल कहता है कि जो एयरपोर्ट है नेपाल का, उसमें नेविगेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, या नेविगेटिंग एड्स नहीं है, जिसकी वजह से नेविगेट करना मुश्किल है कि प्लेन को कहाँ लैंड करना है। तो ये तो बहुत अपने आप में क्वेश्चन क्रिएट करता है कि बड़ा सा एयरपोर्ट है और वहां पे नेविगेशनल टूल्स नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, तो कोई भी प्लेन लैंड कैसे करेगा, पहली बात। और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि विंग्स नहीं खुले प्लेन के, तो प्लेन में भी कोई इशू था जिसकी वजह से विंग्स नहीं खुले और लैंड नहीं कर पाया और क्रैश कर गया। तो थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करते हैं कि वो नेविगेशनल एड्स क्या होते हैं किसी एयरपोर्ट पे या फिर एरोप्लेन में जो किसी स्पेसिफिक एयरपोर्ट पे लैंड कर रहा है। देयर आर नंबर ऑफ नेविगेशनल एड्स अवेलेबल इन एयरपोर्ट्स। अ विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर VASI जो हेल्प करता है पायलट को फ्लाई करने में परफेक्ट अप्रोच में फॉर लैंडिंग वंस दे हैव फाउंड द एयरपोर्ट। सो विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर वहां पे होता है जो उसको लैंड करने में हेल्प करता है। फिर VHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज VOR होता है जो हेल्प करता है पायलट्स को डायरेक्शन ट्रैक करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। साथ ही साथ डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट होता है टू डिटरमिन द डिस्टेंस टू द एयरपोर्ट के डिस्टेंस को गेज करने में। और इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है टू फाइंड द रन अवे एंड फ्लाई द करेक्ट अप्रोच इवन इफ दे कैन नॉट सी द ग्राउंड। ऐसा जरूरी नहीं कि वो ग्राउंड दिख ही रहा हो, पर उनके नेविगेशनल टूल्स इतने बढ़िया होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि उनको डायरेक्शन मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम होता है जिससे उनको पता चल जाता है कहाँ लैंड करना है। तो ये कुछ नेविगेशनल एड सिस्टम्स में है जो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट बन सकती है ये चीज, कि वो कौन से नेविगेशनल टूल्स हैं जो किसी एरोप्लेन को या किसी जेट को, या माय मिस्टेक, किसी प्लेन को या फिर किसी एयरपोर्ट को उसको लैंड कराने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि इस न्यूज में था कि फ्लैप नहीं खुले, तो फ्लैप क्या होते हैं अगर आप देखिए कि जो ये इसका ये हिस्सा है प्लेन का, जिसको हम कहते हैं कि ये उन लोग कहते हैं पर जैसे बने होते हैं, फेदर जैसा दिखता है। तो जी हाँ, तो इसमें ये जो आपको ये चीज दिख रही है ना, ये हवा के साथ खुल जाती है। जब ये लैंड करता है प्लेन तो ये खुल जाता है, इसे कहते हैं फ्लैप्स। और आगे की तरफ झुके हुए से स्लैट्स होते हैं, देखिए स्लैट्स और फ्लैप्स। तो वो कह रहे हैं कि जब प्लेन लैंड करता है तो ये हवा में ऊपर की तरफ खुल जाते हैं इसको बैलेंस करने के लिए। तो वो कह रहे हैं ये खुला ही नहीं, इसकी वजह से ये घटना घटी। तो तीन शब्द हैं, स्लैट्स, फ्लैट्स
और टैब्स, ठीक है। ये सभी चीजें प्लेन को या विमान को हेल्प करती हैं टेक ऑफ करने में और लैंड करने में। अगर ये नहीं खुलेंगे तो प्लेन डेफिनेटली क्रैश करने की पॉसिबिलिटी बना सकता है। तो ये प्री के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनको आप गो थ्रू कर सकते हैं, अपने नोट्स मेकिंग में ऐड कर सकते हैं। नाउ आरबीआई टू गेट इन्फ्लेशन विद इन 4%। आपको याद होगा कि आरबीआई का भी होलसेल प्राइस इंडेक्स काफी नीचे 5.7% आ गया, जिनका थ्रेशोल्ड है 4 से लेकर के 6% तक, सॉरी 2 से लेकर के 6% तक। अब वो कह रहे हैं इसको हम 4% ले आएंगे 2024 तक का, क्योंकि ऐसा उनका डेटा कह रहा है, स्टेट ऑफ इको रिपोर्ट में छपा है ये। तो अभी इसके साथ साथ और भी काफी फैक्टर्स हैं जो इस आर्टिकल में आज नहीं आए हैं, अब इसका डिटेल आर्टिकल आएगा जो एडिटोरियल में आएगा, फिर उसको समझेंगे। तो फिलहाल के लिए हमारा जो थ्रेशोल्ड है 2 से 6% का है आरबीआई का इन्फ्लेशन का, जो 2 से कम ना हो और 6 से ज्यादा ना हो। अभी चल रहा है 5.7%। पर इसमें क्या था कि होलसेल प्राइस इंडेक्स तो हमारा कम था, बट याद रखिएगा कि सीपीआई इंडेक्स, जिसको हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, उसमें फ्यूल के दाम और फूड के दाम ज्यादा ही हैं, जो कि काफी प्रॉमिसिंग सिचुएशन नहीं है। पर फिर भी सब्जियों के दाम कम हो गए और होलसेल प्राइस इंडेक्स कम हो गया, जिसकी मतलब होलसेल का मतलब जो माल बल्क में परचेज करते हैं वहां पे महंगाई कम दिख रही है। तो जब होलसेल में कम है तो रिटेल में भी कम हो जाएगी आने वाले समय में। और वो 2 महीने 1 महीने का डेटा था, लास्ट 1 महीने का या 2 महीने का, तो आगे आने वाले टाइम में वो कम हो भी सकता है। तो ये एक नई चीज हम समझ रहे हैं, क्योंकि अभी अगर अगर आप न्यूज में रहते हैं तो आपने सुना होगा कि इंडियन इकोनॉमी में भी स्लो डाउन की सिचुएशन आ रही है। और स्लो डाउन की सिचुएशन आ रही है और इन्फ्लेशन रिकवर हो रहा है, ये दो कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करते हैं। अगर स्लो डाउन है तो इन्फ्लेशन कैसे ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ना चाहिए। अगर वो स्टैगफ्लेशन है या रिसेशन की हालत है, और अगर ऐसा नहीं है तो क्या स्लो डाउन हमारे लिए नहीं है। तो ये जीएस3 के पर्पज से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, मेंस में क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। प्री में क्या हो सकता है कि इन्फ्लेशन क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, सीपीआई क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, सारे टॉपिक्स हमारे लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एनजीओ फ्लैग जनरलाइज सर्विलियंस बाय सेंटर। एनजीओ कह रहे हैं कि हमारे ऊपर एक सर्विलियंस रखी जा रही है सरकार के द्वारा। और जैसा कि हम जानते हैं कि एनजीओ जो जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में है, तब से ही एनजीओ पे काफी धावा बोला गया है। सो उस केस में वो सही गलत हमारा हमारा मकसद नहीं है डिसाइड करना, बट गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारे लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को इम्पोज किया गया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पे। So non-profit charge center with withholding information on scale of its surveillance programs। ऐसा एक प्ली दाखिल हुई थी, उस पर सुनवाई हो रही है जिसमें ये डिटेल्स आई हैं। द सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर SFLC on Thursday flagged what they said was generalized surveillance of Indian citizen by center is an ongoing case before the Delhi High Court। दिल्ली हाई कोर्ट में डिस्कशन हो रहा था, उसमें उन्होंने ये बात हाईलाइट करी। एडवोकेट प्रशांत भूषण, अब हम सब जानते हैं प्रशांत भूषण को, उन्होंने आर्ग्यू किया ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन प्रॉफिट सेट द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISPAI had said that central government has ordered us to provide all the traffic information which goes through the internet to their centralized monitoring system। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो अब तक पहुंचाइए, उसको हमको ट्रैक करेंगे। और जो इन्फॉर्मेशन ISPAI से CMS तक जाती है वो सारी इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाई जाए, मुहैया कराई जाए। सो इसके साथ ही द सबमिशन इंडिकेटेड दैट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्सेस टू रियल टाइम कम्युनिकेशन वाज फॉर वाइडन एंड प्रीवियसली डिस्क्लोज। पहले बताया, ये कह रहे हैं कि नजर रखने के एस्पेक्ट से करा जा रहा है। दिस इफेक्टिवली मीन्स एवरीथिंग, ऑल आर प्राइवेट कम्युनिकेशन, ऑल आर ईमेल, सब कुछ इसमें आएगा। प्राइवेट कम्युनिकेशन, फोन कॉल्स, मेल, सब कुछ इसमें आ जाएंगी और इस पे आर्ग्यू किया जा रहा है। दिस काइंड ऑफ सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम मॉनिटरिंग इज टेकिंग प्लेस थ्रू दीज 3 सिस्टम। कैसे कराया जाता है? CMS के द्वारा, नेत्रा के द्वारा एंड नेट ग्रिड। ये 3 जो है बड़े बड़े कहना चाहिए कम्युनिकेशन के सॉफ्टवेयर भी हैं और उनकी वेबसाइट्स भी हैं जहां पे जाके आप इनको चेक कर सकते हैं। इनके माध्यम से सर्विलियंस रखी जा रही है सभी तरह की कॉल ट्रैफिक्स पे, सभी तरह की मेल ट्रैफिक्स पे, और इनमें प्राइवेट और पब्लिक हर तरह का डेटा इन्वॉल्व है। ये एक न्यूज है जिसको आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में, जो आर्टिकल 19 है उसमें एक तरह का मुद्दा है। ये इस तरह की सर्विलेंस, ऐसा नहीं कि इंडिया, अगर ये सच है तो वैसे तो अभी जिसमें केस चल रहा है, बट ऐसा कई देशों में हम पहले भी सुन चुके हैं। अमेरिका की बात आती है, रशिया की बात आती है, चाइना की बात आती है, जो बड़े बड़े देश हैं सब में इस तरह का सर्विलेंस चलता रहता है, ये ट्रैक करने के लिए कि एक्चुअली कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है।
तो कुछ इस गड़बड़ को पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाता है, नेगेटिव सेंस में भी लिया जाता है। तो वो देखने वाली बात है कि किस तरह ये किसी की प्राइवेट लाइफ, राइट टू प्राइवेसी को क्या ये ट्रैक करता है या ब्रेक करता है। तो अगर राइट टू प्राइवेसी को ब्रेक करता है तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप भी है, लेकिन हम इसे डिसाइड नहीं कर सकते, कोर्ट इसे डिसाइड कर सकता है। देखते हैं कि न्यूज कहां तक जाती है। Now, Citizens Committee to press for Heritage Panel clearance for work on Chamundi Hills. तो जो चामुंडी हिल्स पे जो एक हेरिटेज प्लेस है और एक रिलीजियस प्लेस भी है, तो उसके लिए जो वहां की सिटीजन कमेटी ने एक कमेटी ने एक स्टेप लिया है कि अपनी इस जगह को हेरिटेज पैनल में क्लियरेंस मिल जाए और प्रसाद स्कीम के तहत, इसलिए वो आगे कुछ बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है प्री के पर्पज से कि ये चामुंडी हिल्स कहाँ पर है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है और प्रसाद स्कीम क्या है, क्योंकि प्रसाद स्कीम के तहत बहुत सारे ऐसे हेरिटेज साइट्स हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको इस स्कीम में डाला जा रहा है। और इसका फायदा क्या है कि वहां की जगह को स्टैब्लिश किया जाएगा और डेवलप किया जाएगा ताकि और टूरिज्म अट्रैक्ट हो सके। सो आगे देखते हैं कि मैंने जब इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की वेबसाइट पर सर्च किया तो मुझे मिला कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च प्रसाद स्कीम इन द ईयर 1415 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। द फुल फॉर्म ऑफ द प्रसाद स्कीम इज पिलग्रिमेज rejuvenation and spiritual augmentation drive। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। सो पिलग्रिमेज रेजुविनेशन मतलब उसको रेजुविनेट करना, एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव इसका फुल फॉर्म है। याद रखिए कभी कभी फुल फॉर्म्स ही पूछे जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और राइट, जो 14-15 में इसको लॉन्च किया गया था। दिस स्कीम फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट्स अक्रॉस इंडिया फॉर एनरिचिंग द रिलीजियस tourism experience. It aims to integrate pilgrimage destination in prioritized, planned and sustainable manner to provide a complete रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। ध्यान दीजिएगा, तो इसकी जो आप अगर इसकी वेबसाइट को आप और एक्सप्लोर करेंगे तो पूरी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, आप उसे गो थ्रू करिए। प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्पज से इंपॉर्टेंट है जीएस फ्री में, और GS1 में डेवलपमेंट वाले पार्ट में भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ एक चीज और है कि चामुंडी हिल्स जो मैसूर में है, मैसूर भी बोलते हैं कर्नाटका में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमारे लिए हिस्ट्री के पर्पज GS1 में इंपॉर्टेंट बनता है, साथ ही साथ प्री में इंपॉर्टेंट बनता है। द ओरिजिनल श्राइन इज थॉट टू हैव बीन बिल्ट इन 12th सेंचुरी में बना था बाय द रूलर्स ऑफ होसल डायनेस्टी। ठीक है, होसल तो हमें याद है, हिस्ट्री मैंने पढ़ी है। होसल डायनेस्टी वाइल इट टावर्स वाज प्रॉब्ली बिल्ट बाय रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। मतलब जो इसका जो द श्राइन है वो बना था होयसल डायनेस्टी में, बनवाया था 12 सेंचुरी में, 12वीं सेंचुरी में, और बाकी का जो है विजयनगर एम्पायर ने 17वीं सेंचुरी में बनाया था। इसी पे सवाल क्रिएट हो सकता है। इन 1659 a staircase of 1000 step was built leading up to 3000 foot summit। और इसके शिव मंदिर के सामने एक ग्रेनाइट के पत्थर का नंदी भी बना हुआ है, और ये जो था बिलीव टू बी स्कल्प्टेड इन 2nd century CE। दिस नंदी इज ओवर 15 feet high and 24 feet along with the एक्विजिट बेल्स अराउंड इट्स नेक। तो ये इसका सिग्निफिकेंस अलग है। आगे की जो न्यूज है वो मन्नार से है, जहां पे -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कैप्चर किया गया, और ये डेटा शेयर किया उपासी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है प्री के एस्पेक्ट से कि उपासी क्या है। उपासी के लिए आप सर्च करेंगे तो मुझे मिला कि उपासी यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया है, इसका पूरा नाम। इज एन एपेक्स बॉडी ऑफ प्लांटर्स ऑफ टी, कॉफी, रबर, पेपर एंड कार्डेमम इन सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, और एग्जिस्ट करता है 1893 से। साथ ही साथ ये 3 स्टेट्स में प्लांटेशन को देखते हैं, एसोसिएशन है 13 डिस्ट्रिक्ट में, और इनका काम है टी कॉफी, रबर, पेपर और कार्डमम की जो खेती बाड़ी है उसको ट्रैक करना, उनके प्लांटर्स को बनाना, उगाना में सपोर्ट करना, रिसर्च करना, मार्केट इंटेलिजेंस लाना, रिलेशनशिप बनाना और बहुत कुछ। उसके साथ ही साथ The association operations cover economic research, market intelligence, industrial relationship, license, public relationship, scientific research and publication। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है कि उपासी क्या है, पता होना चाहिए। उसके साथ नेक्स्ट न्यूज है हमारी, विल टेक अ डिसीजन ऑन प्ली ऑन राम सेतु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट बाद में इसको सुनवाई करेगा कि राम सेतु को नेशनल मॉन्यूमेंट का ओहदा देना चाहिए या नहीं। अगर इस पिक्चर में आप देखें तो इंडिया के बीच में यहाँ पे जो सेतु समुद्रम कैनाल बनने की बात थी, न्यूज में रहती है हमेशा, और श्रीलंका के बीच में ये राम सेतु है। एग्जिस्टिंग राउट ये था इंडियन ओशन जाने का, पर इसको बीच में काट करके सेतु समुद्रम कैनाल बनाने की बात थी जो बनी नहीं है, जिस अप्रूवल बाकी है। तो एक्चुअली जो कहते हैं कि जो भारत से लेकर के श्रीलंका, जिसको अभी पहले लंका बोलते थे, उनके बीच का डिस्टेंस 30 किलोमीटर का है, और यहीं पे सेतु समुद्रम है,
और इसको एक इंडियन मॉन्यूमेंट या मॉन्यूमेंट का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी बाकी है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी टू ट्रेड नैनो फर्टिलाइजर डेयरी प्रोडक्ट्स इन 3 मंथ्स। उन्होंने कहा कि नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, जो सोसाइटी को नेशनल सारी सोसाइटीज को गवर्न करती है, वो नैनो फर्टिलाइजर्स और डेयरी प्रोडक्ट्स को 3 महीने में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। और सोसाइटीज का जो सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस केस में हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से कोऑपरेटिव्स के नाम है, इन कोऑपरेटिव्स के नाम पता होना चाहिए। इवन देन क्लास 9 की इकोनॉमिक्स में इसका बहुत सिग्निफिकेंस बताया भी गया है। तो जरा फटाफट समझ लेते हैं कि एक्चुअली सोसाइटीज क्या है। सोसाइटीज का जो प्रोविजन है वो सोसाइटी एक्ट 1912 में है। कम से कम 10 लोग इसके अंदर होने चाहिए और ये वॉलंटरी है, इसमें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं होती है। हैविंग कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। कॉमन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है फार्मिंग करना, वीविंग करना, कंज्यूमिंग, कोई भी चीज को कंज्यूम या स्प्रेड करना या बेचना, और ज्वाइंट एप्लीकेशन लगाने की जरूरत होती है। पर इसका रजिस्ट्रेशन होता है 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। उसके साथ ये वॉलंटरी एसोसिएशन है, मतलब खुद से आप इसमें आ जाइए। ओपन मेंबरशिप है, रजिस्ट्रेशन होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी है, इसमें कोई लिमिटेड लाइबिलिटी जितना आप इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको पैसा देकर है उतनी ही आपको लाइबिलिटी देनी पड़ेगी। सपोज आपने 1 लाख रुपए लगाया तो 1 लाख रुपए तक की एसेट आपको देनी पड़ेगी या वापस आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है इसका कि सबको चुनाव में भागीदारी लेनी, अपना वोट देने का अधिकार होता है। सर्विस मोटिव है इसका, ये किसी प्रॉफिट मोटो से क्रिएट नहीं किया जाता और स्टेट कंट्रोल में रहता है। साथ ही साथ इसके कई टाइप्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, फार्मर्स, क्रेडिट, कोऑपरेटिव और मार्केटिंग। सो सोसाइटी, ये जो हमारा क्वेश्चन है वो GS1 के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है कि सोसाइटीज क्या होती हैं, उनका भारत की इकोनॉमी में क्या इसका इम्पैक्ट है। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, करंट क्वेश्चन नहीं है। ऑल्दो न्यूज इसकी बन गई है अभी, तो आप इसको GS1 में प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ GS3 में भी इसको हम ऐड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा कि स्क्रैपिंग ऑफ स्कीम डिड नॉट रेज प्राइस ऑफ फूड सेक्रेटरी। केरला के जो सरकार ने ये कहा था कि आपने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को डिसकंटिन्यू किया है, इससे अनाज महंगा होगा। पर जो ऐसा कह रहे हैं कि अनाज महंगा नहीं होगा, तो ये एक केरला फूड मिनिस्टर ने इस बात को उठाया था, तो उस पर एक स्टेटमेंट आया कि वो महंगा नहीं होगा। इसको आप PMGKY में ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट। एक करंट न्यूज है। साथ ही साथ PM ने इनॉग्रेट किया मेट्रो लाइंस को मुंबई में, जिसमें से उन्होंने एक नाम आया है PM स्वनिधि योजना, जिसके तहत ऐसे वर्कर्स भी उसमें भाग लेंगे जिसके लिए स्वनिधि योजना को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया। यह अभी की पॉलिसी नहीं, पुरानी पॉलिसी, इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि M स्वनिधि योजना क्या है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए होती है, जिसमें उनको लोन देने का प्रोविजन है टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल अप टू 10,000 टू इंसेंटिवाइज रेगुलर पेमेंट और रिवॉर्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो ये इसका टारगेट है। और साथ ही साथ इसकी एलिजिबिलिटी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज वो सबके लिए है। और जो इसमें सब्सिडी दी जाएगी वो 7% की सब्सिडी दी जाएगी इंटरेस्ट पे। जो भी लोन लेंगे उस पे 7% के, मतलब जो आप लोन लेते हैं उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उस इंटरेस्ट पे 7% का कवरेज सरकार का होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसको आप प्री के पर्पज से तैयार कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ एक न्यूज है विमेन एम्पावरमेंट के लिए या सोशल कवरेज में, कि महिलाओं को भी अब से आर्मी अपने कर्नल की जो पोजीशन होती है, जो रैंक होती है, उसमें रिक्रूट करेगी। अभी तक की इसकी ओपनिंग नहीं थी, पर अब इसकी ओपनिंग आ गई है। तो इसके तहत स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के हिसाब से या लेफ्टिनेंट कर्नल की पोजीशन के रैंक के लिए महिलाओं को भी अवसर मिलेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से निकल करके आया है। तो ये एक बड़ा स्टेप है महिलाओं के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि महिलाओं की कवरेज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहले बहस चल रही थी, इसका रिजल्ट अब आ चुका है। तो उसको आप अपने हिसाब से GS1 के पर्पस में इसको ऐड कर सकते हैं, सोशल एम्पावरमेंट में, और साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट और सोशल इश्यूज में कवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज है PM जसिंडा आर्डन के लिए, जो कि न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी और उन्होंने वहां से उस पद को छोड़ दिया। समझने वाली बात है कि ऐसा कोई देश है जहां पर प्राइम मिनिस्टर खुद से उतर रहा है अपनी सीट से। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। क्यों? क्योंकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने रीजन क्या दिया कि 2020 के टाइम पे इनका पीक था, जिसको कहते हैं जसिंडा मेनिया, इनका नाम के हिसाब से उसके रिजीम को नाम दिया गया है। और मिस आर्डन्स गवर्नमेंट हैज स्ट्रगल्ड इट्स पॉपुलैरिटी हैम्पर्ड बाय सोरिंग इन्फ्लेशन, लूमिंग रिसेशन एंड अ रिसर्जेंट कंजर्वेशन अपोजिशन। मतलब अपोजिशन की वजह से
इन्फ्लेशन की वजह से और रिसेशन की वजह से इनको बहुत ही ज्यादा फेस करना पड़ा और फाइनली इन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़ रही हूँ। तो ये समझने वाला सवाल है कि कोई प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी पोजीशन को कैसे छोड़ सकता है। एक एक टॉपिक हम हमेशा गो थ्रू करते हैं, राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है कि जिसको आपने अपॉइंट किया है पार्लियामेंट के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उसको वापस बुलाना अपनी गद्दी से। ये वो चीज नहीं है, इन्होंने खुद से अपनी पोजीशन को छोड़ा है। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अभी और इवॉल्व कर सकती है, और हमारी आईआर के लिए नहीं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेप के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं एज एन एग्जाम्पल, कि ऐसा भी होता है जहां पे आप अपनी पोजीशन के अगेंस्ट की चीजों को फेस नहीं कर पा रहे हैं और चीजों को छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा यूएई से जुड़ी हुई कहानी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम नॉन ऑयल ट्रेड को आगे डिस्कस करेंगे। तो यूएई और इंडिया के बीच तो ऑलरेडी काफी सारे बायलेटरल ट्रीटीज हैं और जिसमें ऑयल ट्रीटीज भी हैं, पर फिलहाल ये उन्होंने कहा है कि नॉन ऑयल सेक्टर्स को हम कवर करेंगे, जिसमें क्या आता है, हेल्थ केयर आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, माइनिंग, मेटल्स, पेट्रोकेमिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टूरिज्म, फाइनेंस। ये सारी चीजें नॉन ऑयल ट्रीटीज या डिस्कशन में आती है, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे यूएई के साथ। ओके, अब मैप ऑफ द डे इसमें हम देखेंगे कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान का बाउंड्री दिखा रहा है रशिया, उसके साथ साथ उज्बेकिस्तान और साथ ही साथ किर्गिस्तान, और ये हमारा चाइना जो हमारा इसके साथ में लगा हुआ कैस्पियन सी। कभी कभी ये सवाल बहुत आता है कि इस देश की बाउंड्री में कौन कौन लगा हुआ है। तो उज्बेकिस्तान हमारा देश लगा है, उसके बाद किर्गिस्तान, चाइना, रशिया और यहाँ पर हमारा साथ में कैस्पियन सी का जो भी इसकी तरफ उसके ईस्ट वेस्ट में पड़ रहा है। अब देखते हैं कि कजाकिस्तान का इंपॉर्टेंस कहाँ है। तेल में, ऑयल में कजाकिस्तान का एक अच्छा खासा रोल है, क्योंकि ये ओपेक प्लस में आ गया है। ओपेक प्लस देशों में अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सूडान, सूडान ओपेक प्लस नेशंस हो गए हैं, और जिसमें कजाकिस्तान का भी नाम आता है। ध्यान दीजिएगा, तो ओपेक प्लस देशों में इसका नाम है, उसका इंपॉर्टेंस भी है। साथ ही साथ जो क्रूड ऑयल रिजर्व्स में अगर आप देखें तो बड़ा हिस्सा इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि वेनेजुएला, कनाडा, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, ईरान और रशिया, इन सारे बड़े इलाकों में जो है हमारे पास क्रूड ऑयल रिजर्व भी है, पर ओपेक प्लस देशों में कजाकिस्तान आता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो क्रूड ऑयल रिजर्व से ओपेक देश जुड़े हुए हो भी सकते हैं या नहीं, पर ये एक ग्रुप है, कार्टेल है, जो अपने हिसाब से तेल के रेट को बढ़ाता घटाता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ये न्यूज में रहता भी है। और इसके साथ ही ओपेक मेंबर्स कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, लिबिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, नाइजीरिया, कॉन्गो, और इसके साथ वेनेजुएला, इक्वाडोर, अंगोला। इसको आप गूगल पे एक बार गो थ्रू करिए, इसके हिसाब से प्री के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। कजाकिस्तान को मैप में मैंने इसलिए दिखाया कि प्री के लिए सवाल ये बन सकता है। तो ये थी आज की डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ यू लाइक इट, गिव मी अ थम्स अप, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।